अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। इस लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और अवोजेनेसिस की तफसील जानेंगे। तो ये चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम गमीटोजेनेसिस की दो अक़साम को तफ़सीलन पढ़ेंगे जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस और अवोजेनेसिस है। लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जो गमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड को मैंने सिर्फ़ एक एन से ज़ाहिर किया है। हैप्लॉइड सेल ऐसा सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं होते, अकेले-अकेले तरतीब पाए होते हैं। और ये गमीट्स जिन सेल्स से बनते हैं वो वाले सेल्स जिनसे गैमीट्स पैदा होते हैं उन सेल्स को गैमीट मदर सेल्स कहते हैं, यानी गैमीट्स की माएँ। गैमीट्स को पैदा करने वाले सेल्स यानी गैमीट्स की माएँ, गैमीट्स मदर सेल्स। तो गैमीट्स की जो माएँ हैं जिनसे गैमीट्स पैदा होते हैं उन्हें गैमीट्स मदर सेल्स कहते हैं और ये डिप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। और गैमीट मदर सेल्स से जो गैमीट्स बनते हैं वो मियोसिस के अमल से बनते हैं। ये आपने बात अच्छे से याद रखनी है कि गैमीट मदर सेल मियोसिस के नतीजा में गैमीट्स बनाते हैं। और मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है या ऐसी सेल की तकसीम है जिसमें एक सेल तकसीम होकर 4 नए सेल बनाता है और वो हैप्लॉइड सेल होती है। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि स्पर्म बनने का जो अमल है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस ये टेस्टिस में होती है और टेस्टिस ये नर गोनेड है, नर के जिस्म में मौजूद होते हैं। अगर एक टेस्टिस की साख्त का मुशाहिदा किया जाए तो टेस्टिस ये गोल गोल साख्तें होती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक टेस्टिस बनाऊं तो ये एक टेस्टिस है। आमतौर पर जो नर होता है उसके जिस्म में 2 टेस्टिस होते हैं, लेकिन मैंने एक टेस्टिस बनाया है जो कि गोल सी साख्त है या गोल सा ऑर्गन है। इस टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स होती हैं, छोटी-छोटी नालियाँ होती हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर ज़ाहिर करूँगा। आप देख सकते हैं, इस टेस्टिस में आपको छोटी-छोटी ट्यूब्स, छोटी-छोटी नालियाँ नज़र आ रही हैं। ये नालियाँ सेमिनेफ्रस ट्यूब्स कहलाती हैं। ये नालियाँ जो टेस्टिस के अंदर छोटी-छोटी होती हैं इन्हें सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन्हीं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, यानी स्पर्म्स बनने हैं। तो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स बनने हैं। ये अमल यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने का अमल, ये अमल सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर वकू पजीर होता है। लेकिन कैसे, अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की आपको दीवारें नजर आ रही हैं, इन दीवारों के कुछ सेल्स बार बार माइटोसिस करते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, दीवारों के करीब कुछ सेल्स होते हैं जो बार बार माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होते हैं। और इन दीवारों के करीब, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने छोटे छोटे ज़र्रे या डॉट्स लगाए हैं, निशान लगाए हैं। ये दरअसल इन दीवारों के करीब मौजूद छोटे छोटे सेल्स हैं। ये सेल्स बार बार माइटोसिस करते हैं और बार बार माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होने के नतीजा में इनसे एक बहुत बड़ी तादाद में नए सेल्स बन जाते हैं। तो इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की दीवारों
के करीब इनकी दीवारों के साथ जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये बार बार माइटोसिस के जरिए नए सेल्स पैदा करेंगे। तो नए सेल्स की एक बहुत बड़ी तादाद इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में बन जाएगी। वो जो नए सेल्स बनेंगे उन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं और वो डिप्लॉइड सेल होता है। तो स्पर्मेटोगोनियम ऐसे सेल्स हैं जो कि सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की दीवारों में मौजूद सेल्स के बार बार माइटोसिस से बनते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं और इन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने हैं, लेकिन कैसे ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन दीवारों के साथ मौजूद सेल्स के बार बार माइटोसिस करने से जो नए सेल्स बने थे बहुत बड़ी तादाद में, जो कि मैं जर्द रंग से जाहिर कर रहा हूं, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लॉइड होते हैं। तो ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये उसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने हैं, लेकिन कैसे? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये स्पर्मेटोगोनिया साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जब ये स्पर्मेटोगोनिया साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस करेगा और हम जानते हैं कि मियोसिस के दो मरहले हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये मियोसिस 1 करेगा और ये मियोसिस 1 के नतीजा में 2 सेल पैदा करेगा जो कि हैप्लॉइड होंगे, यानी इनमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में नहीं होंगे। ये मियोसिस 1 हुई। अब मियोसिस 1 के नतीजा में जो 2 नए सेल्स बने इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 यानी मियोसिस के दूसरे मरहले से गुजरेंगे और मियोसिस 2 के दौरान पहला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी तकसीम होकर 2 सेल बनाएगा और दूसरे वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी तकसीम होकर 2 सेल बनाएगा। तो अब की बार मियोसिस 2 होगी और इसके नतीजा में दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तकसीम होकर 2 नए सेल पैदा करेंगे। इस तरह कुल 4 नए सेल पैदा हो जाएंगे। इन्हें स्पर्मेटिड्स कहेंगे। अभी तक स्पर्म नहीं बने, ये स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्म्स नहीं हैं। स्पर्मेटिड्स ये गैर मुतहर्रिक सेल्स हैं, लेकिन स्पर्म्स मुतहर्रिक सेल्स होते हैं। इन्हीं स्पर्मेटिड्स में कुछ तब्दीलियां आएंगी तो ये स्पर्म्स यानी मुतहर्रिक सेल्स में तब्दील हो जाएंगे। इन स्पर्मेटिड्स का जो न्यूक्लियस है वो सिकुड़ जाएगा, इनका एक कोना निकल आएगा जिसे एक्रोसोम कहते हैं, इनकी एक दुम बन जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया का एक दायरा बन जाएगा इनके सर और दुम के दरमियान। तो जब इनमें ये तमाम तब्दीलियां आ जाएंगी स्पर्मेटिड्स में तो ये स्पर्म्स में तब्दील हो जाएंगे और ये मुतहर्रिक हो जाएंगे। तो ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें जब तब्दीलियां आएंगी ये मुतहर्रिक बन जाएंगे गैर मुतहर्रिक से, तो तब इन्हें स्पर्म्स कहेंगे। तब्दीली आने के बाद जो स्पर्मेटिड्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये कोना बन जाएगा,
इस कोने को एक्रोसोम कहते हैं। और कोने के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सिकुड़ जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का एक दायरा बन जाएगा और पीछे एक लंबी सी धुम, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया का दायरा। तो ये एक स्पर्मेटिड इस तरह तब्दील होकर स्पर्म में तब्दील नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे स्पर्मेटिड, चारों के चारों स्पर्मेटिड्स हैं, इनमें तब्दीलियाँ आएंगी, इनके न्यूक्लियस उकड़ जाएंगे, इनका एक कोना निकल आएगा जिसको सर या एक्रोसोम कहते हैं। फिर इनके दरमियान में एक माइटोकॉन्ड्रिया का दायरा बन जाएगा, फिर एक दुम निकल आएगी और ये मुतहर्रिक हो जाएंगे, फिर हम इसको स्पर्म कहेंगे। ये अब आपके सामने ये पूरा स्पर्म है जिसकी आपको दुम भी नज़र आ रही है, लंबी सी सर भी नज़र आ रहा है। ये सर है, जिस हिस्से में स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म का सर है। और ये जो स्पर्म का कोना है, आगे वाला सिरा है नोकीला, इसे एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम के पीछे माइटोकॉन्ड्रिया की दायरा या रिंग है इस हिस्से के अंदर। तो ये धुम और सर के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसे गर्दन कहते हैं, और इसी गर्दन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की रिंग मौजूद होती है। तो ये हमने पढ़ा कि कैसे जो टेस्टिस के अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें स्पर्म बनते हैं। तो चार स्पर्मेटिड्स, चारों के चारों स्पर्मेटिड्स में तब्दीलियाँ आएंगी। कौन सी तब्दीली आएगी वो मैंने आपको बताई, और उनसे स्पर्म बन जाएंगे। अब हम oogenesis के बारे में पढ़ते हैं। oogenesis यानी एग का बनना, और एग ओवरी में बनते हैं। oogenesis ये ओवरी के अंदर होती है। ओवरी माता गोनेट है, यानी माता के जिस्म के अंदर होती है। ओवरी भी टेस्टिस की तरह गोल ही होती है। इस ओवरी के अंदर एग बनता है, यानी oogenesis होती है। oogenesis का मतलब है एग का बनना ओवरी के अंदर। इसकी जो तारीफ है हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इस ओवरी के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक गोल सी साख्त बना लेते हैं। ये सेल्स के मिलने से ओवरी के अंदर जो एक गोल सा दायरा बना है, इसे एक गोल सी साख्त बनी है, इसे फोलिकल कहेंगे। फोलिकल, ये फोलिकल एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं। तो फोलिकल क्या है? ये खास साख्त है जो सेल्स के एक दूसरे के साथ मिलने से और सेल्स के मिलने से एक गोल सी साख्त या दायरा बनता है, उसे फोलिकल कहेंगे। इसी फोलिकल के अंदर एग बनेगा। तो एग ओवरी के अंदर मौजूद फोलिकल में बनेगा। लेकिन कैसे? इस फोलिकल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें oogonia कहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर जाहिर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे सेल्स बनाए हैं, इन्हें oogonia कहेंगे। यही oogonia, इन्हीं oogonia से जो कि फोलिकल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, एग बनेगा। लेकिन कैसे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवरी के अंदर मौजूद oogonia है जो कि डिप्लॉयड है। मैंने 2 एन से जाहिर किया है। ये oogonia है या ओगोनियम। अगर एक हो तो ओगोनियम, और अगर बहुत सारे हो तो oogonia। ये डिप्लॉयड है, जैसा कि आपके सामने 2 एन से जाहिर है। अब इस oogoनियम का साइज बढ़ेगा। जब इस oogoनियम का साइज बढ़ेगा तो ये जो oogoनियम है, फिर इसको प्राइमरी oocyte कहा जाएगा। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के मरहले से गुजरेगा।
हम ये पढ़ रहे हैं कि ओवोगोनियम जो कि फॉलिकल के अंदर था उससे एग कैसे बनेगा। तो प्राइमरी oocyte जो कि ओवोगोनियम के बड़ा होने से बना था, ये मियोसिस 1 के मरहले से गुजरेगा। तो इससे दो सेल्स पैदा होंगे, एक छोटा सेल होगा और एक बड़ा सेल होगा, और ये दोनों सेल हैप्लोइड सेल होंगे। तो प्राइमरी oocyte के मियोसिस 1 से जो दो नए सेल पैदा हुए, उनमें से एक छोटा और एक बड़ा, बड़े वाले सेल को सेकेंडरी oocyte कहेंगे। जबकि छोटे वाले सेल को पहली पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। अब ये दोनों बड़ा और छोटा सेल्स, छोटे सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहा और बड़े सेल को सेकेंडरी oocyte करा। सेकेंडरी oocyte भी अब ये मियोसिस 2 के मरहले से गुजरेगा। सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस, ना सिर्फ सेकेंडरी oocyte बल्कि फर्स्ट पोलर बॉडी भी मियोसिस 2 के मरहले से गुजरेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी जब मियोसिस 2 के मरहले से गुजरेगी, इससे मज़ीद दो छोटे सेल्स बन जाएंगे। जबकि सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 के मरहले से गुजरेगा, इससे भी दो सेल्स पैदा होंगे। एक बार फिर एक सेल बड़े वाला होगा और दूसरा छोटे वाला होगा। ये सेकेंडरी oocyte के मियोसिस 2 करने से जो दो सेल पैदा हुए, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, छोटे वाले सेल को सेकंड पोलर बॉडी या दूसरी पोलर बॉडी कहेंगे। जबकि जो बड़ा वाला सेल है, ये एग सेल है, ये एग सेल है, या इसको ओवम भी कहते हैं। एग सेल का ही दूसरा नाम ओवम है। तो आपने देखा कि किस तरह से ओवोगोनियम से एग सेल बन गया, और ये सारा अमल इस फॉलिकल के अंदर हो रहा होता है। तो आपने मुशाहिदा किया कि एक ओवोगोनियम से सिर्फ एक सेल बना, जबकि एक स्पर्मेटोगोनिया, जो एक स्पर्मेटोगोनियम था, उससे 4 स्पर्मेटिड्स या 4 स्पर्म बने थे। तो ये आपने स्पर्मेटोगोनियम और ओवोगोनियम से स्पर्म और एग बनने की अमल की तफसील जानी। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने जाना कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और कैसे इसके ज़रिए स्पर्म्स बनते हैं, और फिर हमने अवोजेनेसिस के बारे में पढ़ा कि ये क्या होती है और कैसे अवोजेनेसिस के ज़रिए ओवरी के अंदर एग बनता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।